मेरा नाम रिया है और मैं आपको अपनी उस रात की कहानी सुनाने जा रही हूं जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। यह घटना तब की है जब मैं अपनी नानी के गांव गई थी। गांव का नाम था सोनपुर। बहुत सुंदर गांव, हरे भरे खेत, ठंडी हवाएं। लेकिन उस गांव में एक जगह थी जहां कोई नहीं जाता था। वो जगह थी पुराना बरगद का पेड़। नानी ने मुझे मना किया था। उन्होंने कहा था, रिया, रात को उस पेड़ के पास मत जाना, वहां काली शक्ति रहती है। मैं हंस दी थी। मैंने सोचा अंधविश्वास है, लेकिन मैं गलत थी, बहुत गलत। पहली रात सब ठीक था, मैं नानी के घर सोई, पर दूसरी रात नींद अचानक खुल गई। मेरी आंखें खुली, चारों तरफ अंधेरा था। मैंने घड़ी देखी, रात के ठीक 3 बजे थे और तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। खड़खड़ाहट, खिड़की की। मैं उठ बैठी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। खिड़की बंद थी, पर वह हिल रही थी जैसे कोई बाहर से हिला रहा हो। मैंने आवाज लगाई, कौन है? जवाब में सिर्फ हवा चली, लेकिन वह हवा अजीब थी। उसमें एक बू आ रही थी, जली हुई लौंग की, मीठी लेकिन भयानक। मैं उठकर खिड़की के पास गई। मैंने धीरे से पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर कुछ था, एक पैर का निशान, लेकिन इंसान का नहीं। उस निशान में 5 उंगलियां थीं, पर बहुत लंबी, और नाखून थे, काले नाखून। मैं पीछे हटी, मेरी रूह कांप गई। और तभी नानी के कमरे से एक आवाज आई। वो नहीं रो रही थी, वो कुछ बड़बड़ा रही थी, कोई भाषा जो मैं नहीं समझ पाई। मैं नानी के कमरे में भागी। कमरे में अंधेरा था। नानी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और उनमें रोशनी नहीं थी, सिर्फ कालापन था। नानी मुस्कुराई। वो मुस्कान उनकी नहीं थी। वो बोली, चेटकिन जाग चुकी है। मैं वहीं जम गई। नानी की आवाज बदल गई थी। वो मोटी और भारी हो गई थी, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बोल रहा हो। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकली। नानी उठ बैठी। उनका शरीर सख्त हो गया था। उनकी उंगलियां मुड़ी हुई थीं। नाखून बढ़ गए थे, काले नाखून, वही जो खिड़की के नीचे थे। वो बोली, तूने मेरे पेड़ के पास आने की सोची थी, है ना? तूने मेरा घर देखा था। मैं घबरा गई। मैंने दोपहर में उस बरगद के पेड़ के पास जरूर जाकर देखा था, 5 मिनट के लिए, बस फोटो लेनी थी, पर मैंने किसी को नहीं बताया था। तो नानी नहीं, वो नानी नहीं थी, वो कोई और था। मैंने पीछे कदम बढ़ाया। नानी, वो चीज बिस्तर से उतरी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वह हवा में तैर रही थी। उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। कमरे में वो जली लौंग की बू और तेज हो गई। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं दम घुटने लगी। वो चीज बोली, अब तू मेरी है। मैं चेटकिन हूं, 100 साल से इस पेड़ में कैद थी और तेरी नानी ने आज मुझे खोल दिया। मैं समझ गई, नानी ने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने मुझे मना नहीं किया था, उन्होंने मुझे वहां भेजा था ताकि चेटकिन जागे। लेकिन क्यों? मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, क्यों? नानी के मुंह से निकली उस आवाज ने जवाब दिया, क्योंकि तेरी नानी बूढ़ी हो चुकी है, उसका शरीर कमजोर है, उसे नया शरीर चाहिए था, तेरा शरीर। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। वो चीज मेरी तरफ बढ़ी, उसके हाथ फैल गए। नाखून मेरी गर्दन की तरफ आ रहे थे। मैं भागी। कमरे से बाहर गलियारे में अंधेरा था। मैंने मुख्य दरवाजा खोला और बाहर निकली। बाहर सन्नाटा था। गांव सोया हुआ था, पर आसमान लाल था। चांद नहीं था, सिर्फ खूनी रंग था। और वो बरगद का पेड़, वो अब दूर नहीं था, वो मेरे ठीक सामने था। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, पर हवा नहीं चल रही थी। वो शाखाएं बाजुओं की तरह फैल रही थीं। उन पर पत्ते नहीं थे, सिर्फ काले फल लटक रहे थे, और वो फल हिल रहे थे जैसे उनमें जान हो। मैं पीछे मुड़ी। नानी, वो चीज दरवाजे पर खड़ी थी। उसके मुंह पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरी नानी नहीं थी। मेरी नानी कहीं अंदर कैद थी। उस चीज ने कहा, भागने की कोशिश मत कर, तू अब मेरे जाल में है। इस गांव की हर रात मेरी है, हर सांस मेरी है। मैंने दौड़ना शुरू किया। गली के उस पार मैं गांव के मंदिर की तरफ भागी, वहां शायद कुछ हो। पर जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंची, मैं रुक गई। मंदिर के दरवाजे बंद थे और उन पर कुछ लिखा था, लाल रंग से। वो शब्द थे, चेटकिन का राज यहां है। मैं वहीं रोने लगी। मैं अकेली थी। गांव में कोई नहीं उठा, कोई नहीं सुन रहा था। पीछे से आवाज आई, रिया, मेरी बेटी, डर मत। ये नानी की असली आवाज थी।
मैंने मुड़कर देखा। नानी का शरीर वहां था, लेकिन उनकी आंखों में अब मेरी नानी थी। वो रो रही थी। वो बोली, मैंने गलती कर दी, मैंने उसे जगा दिया, पर अब मैं तुझे बचाऊंगी। सुन, एक तरीका है, तू उस बरगद के पेड़ की जड़ में दफन उसकी हड्डियां जला दे, बस फिर वो मर जाएगी। मैंने पूछा, हड्डियां कहां हैं? नानी बोली, पेड़ के नीचे, पर वहां जाना बहुत मुश्किल है, वो तुझे जाने नहीं देगी। जल्दी कर, मेरे पास बस कुछ ही पल हैं। और फिर नानी की आंखें फिर से काली हो गईं। वो चीज वापस आ गई। वो जोर से हंसी। उसकी हंसी में दरारें थीं, जैसे हजारों आवाजें एक साथ हंस रही हों। वो बोली, बहुत चालाक है तेरी नानी, पर मैं जानती हूं तू क्या करने वाली है। आज रात तेरा खून पेड़ की जड़ों को मिलेगा और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। मैं समझ गई, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। या तो मैं वो हड्डियां जला दूं या फिर मैं हमेशा के लिए उस चैटकिन की गुलाम बन जाऊं। मैंने एक गहरी सांस ली। मैं दौड़ी सीधे उस बरगद के पेड़ की तरफ। पीछे से वो चीज चिल्लाई, नहीं! पर मैं नहीं रुकी। मेरे पैर जल रहे थे, मेरा दिल फट रहा था, पर मैं दौड़ती रही। पेड़ के पास पहुंचते ही मैंने देखा, जमीन फटी हुई थी, अंदर से हड्डियां बाहर आ रही थीं, मानव हड्डियां, बहुत सारी, और उनके ऊपर वो काले नाखून थे। मैंने माचिस निकाली। मेरे हाथ कांप रहे थे। पीछे से वो चीज तेजी से आ रही थी। उसके पैर नहीं थे, वह हवा में उड़ रही थी। उसके मुंह से आग निकल रही थी। मैंने माचिस जलाई। एक बुझ गई, दूसरी फिर बुझ गई, तीसरी, और तभी मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैं घबराकर पीछे मुड़ी। वो चीज बिल्कुल पीछे थी। उसके मुंह में मेरी नानी का चेहरा था। वो रो रही थी। उसने कहा, माफ कर देना बेटा। मैंने आखिरी माचिस जलाई और उसे हड्डियों पर फेंक दिया। आग लगी, एकदम तेज नीली आग। हड्डियां चटकने लगीं और फिर एक चीख, ऐसी चीख जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। वो चीख इंसान की नहीं थी, वो हजारों सालों के दर्द की थी। वो चीज, वो मेरे सामने पिघलने लगी। उसका शरीर धुएं में बदल गया। उसकी आंखें गायब हो गईं और फिर सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा। मैं वहीं गिर पड़ी। मेरे शरीर में दम नहीं था। मैं रो रही थी, राहत के आंसू। सुबह हुई। मैं नानी के घर लौटी। नानी बिस्तर पर लेटी थीं। वो बहुत कमजोर थीं, लेकिन उनकी आंखों में वही प्यार था, असली नानी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब वो नहीं रही, तूने मुझे भी बचा लिया। मैं चुप थी, मैं कुछ नहीं बोल पाई। आज भी जब मैं उस गांव जाती हूं तो उस बरगद के पेड़ के पास नहीं जाती। वो पेड़ अब भी वहीं है, पर उसकी छाया में कोई नहीं बैठता, क्योंकि रात को वहां अब भी कभी कभार जली लौंग की बू आती है और हवा में सिर्फ एक नाम गूंजता है, चैटकिन। पर अब वो कमजोर है, बहुत कमजोर। फिर भी मैं रात को अपनी खिड़की बंद करके ही सोती हूं, हमेशा।